बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 114 मुलाहिज़ा फरमाएं। वो खुद पीछे नहीं पड़ी हुई थी। यही जो खुदा तरस बीबी है ना, इसी ने फंसाया था उस बेचारी को, और उसके डेरे पर होने का सबूत भी तुम्हें 2-4 दिन में मिल जाएगा। उसकी लाश की तस्वीर अखबार में छपेगी या फिर वो पकड़ी जाएगी और पता नहीं किस किस की हाथों मट्टी पलीद करवाएगी। अलमास ने हंसकर नफी में सारी ला दिया। दोनों परिचेरा बहनें अपनी रो में गुफ्तगू कर रही थी और इस बात से बेखबर थी कि जिनके बारे में वो गुफ्तगू कर रही थी वो उन्हीं के सामने मौजूद है। आसमा ने बीबी के बारे में गलत लबो लहजा इख्तियार किया था। अंदरूनी तहस से रुस्तम की पेशानी की रगें ऊपर आई। जहांगीर को यही लगा कि वो फट पड़ेगा और जिस तरह अगले डेरे में उसने गोरा की यादगार पिटाई की थी उसी तरह इस फिल्म स्टार की भी कम बख्ती आ जाएगी। बहरहाल अभी तक रुस्तम ने जब्त का मुजाहरा किया और खामोश था। जहांगीर ने मौजू बदलने के लिए टीवी ऑफ करके म्यूजिक की आवाज़ कुछ और बुलंद कर दी। हदीका की आनी का एक बहुत तेज गाना लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद दोनों बहनों के हसीन पाँव जैसे खुद ब खुद थिरकने लगे। आज़ा की शायरी उनकी रग रग में बसी हुई थी। वो ड्राइंग रूम के वसी कालीन पर रक्स करने के लिए जहांगीर के बस एक इशारे की मुंतज़िर नजर आती थी। थोड़ी देर बाद दोनों ने अपने खुशनुमा सैंडल उतार कर एक तरफ रखे। आंचल जो सिर्फ खाना पूरी के लिए कंधों पर रखे थे सोफों पर फेंक दी और कह के बखेरती हुई रक्स फरमा हो गई। रुस्तम ने वहां से उठ जाना ही मुनासिब समझा। उसके सीने में आग सी लगी हुई थी। यह आग तेजाबी महलूल की थी और इस गम की भी थी जो तेजाब की तरह रुस्तम की रगों में दौड़ता था। इसका इश्क तो पहले ही बेकरां था, लेकिन सोन की अंधी दराड़ में बीबी को छूने के बाद ये इश्क और भी लामहदूद हो गया था। रुस्तम को लगता था कि अब इसके पास बस दो ही रास्ते हैं, वो बीबी को पा ले या फिर जल्द अज जल्द अपनी रूह का नाता अपने जिस्म से तोड़ ले। उसकी उंगलियां अपने सीने की जिल्द पर रेंगती रही। वहां बी कुंता था। वो वसी कोठी के कमरों में इधर उधर डोलने लगा। उसे कहीं चैन नहीं था। गाय बगाए एक अजीब सी कसक भी सीने में जागती थी। एक शुबा सा पैदा होता था। बीबी मुल्तान में थी और चौधरी बशीर भी मुल्तान ही में था। चौधरी बशीर के साथ यकीनन उसका बेटा भी था। उस बेटे से शानी बेहद मोहब्बत करती थी। ये बच्चा चौधरी बशीर और बीबी के दरमियान एक नाते की हैसियत इख्तियार कर गया था। रुस्तम को लगता था कि बीबी जरूर चौधरी बशीर से मिलती है। बच्चे की कशिश उन्हें चौधरी की तरफ खींच ले जाती है। अब उसे पता चला था कि बीबी ने चौधरी उशाम और चौधरी बशीर में सुलह भी कराई है। इस वाक़े से भी अंदाजा होता था कि चौधरी बशीर से बीबी का नाता है। रुस्तम की जगह कोई और होता तो शायद उसके दिल में जलन पैदा होती, दिमाग में शिकवे शिकायत का रेला आता, लेकिन वो तो कुछ और तरह का आशिक था। उसका इश्क गैर मशरूत था। ना मिलन से कम हो सकता था ना जुदाई से, और फिर वो शिकवा करता भी तो क्यों। वो तो उस मुसाफिर की तरह था जो असबाब बांध कर प्लेटफार्म पर खड़ा हो। किसी भी वक्त उसकी गाड़ी आ सकती थी। वो इन दिनों अपनी बीबी समेत पूरी दुनिया को एक मुसाफिर की नज़र ही से देख रहा था। कॉमन रूम में टहलता हुआ वो कॉरिडोर में आया। उसकी निगाह ड्राइंग रूम में पड़ी बंद खिड़कियों की दूसरी जानिब। दोनों परिचेरा अदाकारें रक्स फरमा थी। नशे में डूबे हुए गोरा और जहांगीर भी उनके साथ रक्स फरमा हो गए थे। आसमा की गोरी गुदाज बाहों में खफ्त रंग चूड़ियों की तवील कितारें चमक रही थी। गोरा बड़े फिदवियाना अंदाज में उन चूड़ियों पर अपनी खुरदरी दाढ़ी रगड़ रहा था। उसकी टीन ट्यूब लाइट में शीशे के ग्लोब की तरह दमक रही थी। म्यूजिक ऊंची आवाज में बज रहा था, लेकिन ड्राइंग रूम से बाहर बहुत मदम आवाजें आ रही थी। रुस्तम ने खुश रंग तेजाबी महलूल का एक गिलास और चढ़ाया और अपने कमरे में आकर बिस्तर पर गिर पड़ा। बाहर बिजली चमक रही थी और बूंदा बांधी जा रही थी। मदम लय में एक आवाज रुस्तम के कानों में गूंजती रही, ये इश्क नहीं है आसान, ये इश्क नहीं आसान। सुबह रुस्तम 9 बजे के करीब जागा। आसमा और अलबास जल्दी जल्दी वापस जाने की तैयारियां कर रही थी। आसमा अपने बाल लपेट कर बांध रही थी। उसकी कलाइयों पर अब बस थोड़ी सी चूड़ियां नजर आ रही थी। यकीनन गोरा ने एक पुरजोश और बदमस रात गुजारी थी। आसमा ने मुंह में कुछ बड़बड़ाते हुए लिपस्टिक लगाई और आईने में अपना जायजा लिया। उसके जिस्म की कमान कुछ ढीली नजर आई। रात उसने बीबी के बारे में कुछ सख्त बातें कही थी। शायद उसी सबब वो गोरा के हाथों कुछ नर्म हुई थी। अलमास भी जल्दी जल्दी अपने बुंदे वगैरह पहन रही थी। रुस्तम ने गोरा को देखा और वो बड़े मखमूर अंदाज में सोफे पर ऊंधा लेटा था। गोरा के मिजाज में औरत के लिए रगबत थी। इस रगबत का मुजाहरा उसने अगले डेरे पर नाची चांदी के साथ किया था। बाद में उसी वजह से गोरा और रुस्तम के दरमियान लड़ाई की फजा पैदा हो गई थी। नाची चांदी को अपने लिए बहुत बड़ी नेमत समझने वाला गोरा शायद चंद दिन पहले तक सोच भी नहीं सकता था कि इतनी बड़ी फिल्म स्टार का कुर्ब उससे हासिल होगा। पोठोवार की नाचियों ने तो बस बारिश वाले गाने की नकल की थी। आज बारिश का गाना था। गाने वाली खुद गोरा के पहलू में मौजूद थी। वो सो रहा था। उसके जख्मी हाथ पर बंधी हुई सफ़ेद पट्टी पर आज फिर खून के धब्बे थे। यकीनन रात को अपनी तेज मसरूफियात में वो जहां और बहुत कुछ बोला था, वो अपने हाथ को भी फरामोश किए रहा था। उसके चेहरे पर खुमार आलूद सुकून था।
वो जानता नहीं था कि वो अपनी जिंदगी में आखिरी औरत से लुत्फानंदोज हो चुका है। रुस्तम की ख्वाहिश पूरी हुई। जब रात को वो मुल्तान से गोजर खान के लिए रवाना हुए तो तेज बारिश हो रही थी। जाने से पहले जहांगीर हुसैन तादेर रुस्तम के साथ बगल गिर रहा। उसकी आंखों में नमी थी। रुस्तम ने कहा, एक आखिरी बात तुमसे कहना भूल गया हूं, हुक्म कर जिगर। रुस्तम ने ठहरे हुए लहजे में कहा, जहांगीर, हम इस स्टेज पर हैं जहां में से किसी के साथ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, इसलिए ऐसी बातों पर हैरान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? जहांगीर नम आंखों के साथ रुस्तम को तकता रहा। रुस्तम बोला, अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो तुमने मेरे हिस्से की बाकी रकम जावर तक पहुंचानी है। उससे कहना कि ये रकम जोराबाद के हॉस्पिटल के लिए है, लेकिन बीबी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। उनके ज़हन में वसवसे पैदा होंगे कि खबर नहीं कि ये कैसी रकम है। मेरी बात समझ रही हो ना? जहांगीर ने इस बात में सर हिलाया, फिर बड़े यकीन के साथ बोला, ये रकम तुमने जान लगानी है, अपने खास से लगाओगे, जो होगा सामने आ जाएगा। रुस्तम ने कहा। फिर रुस्तम और गोरा बड़ी हुंडा गाड़ी में बैठकर कोठी से बाहर निकल आए। ड्राइविंग नौशा कर रहा था। फरीद टाउन की इस कोठी से निकलते हुए रुस्तम ने कोठी के गेट पर लगी नेम प्लेट पर निगाह दौड़ाई, जहां पर लिखा था मजाज मलक। इस आबादी में किसी को मालूम नहीं था कि यह मजाज मलक नहीं, जहांगीर हुसैन है। वो जहांगीर हुसैन जो कुछ अरसा पहले तक एक शरीफ शहरी और दयानतदार कारोबारी शख्स था, फिर वो मुसलसल ज्यादतियों का शिकार होकर जुनूनी हुआ और उसने बड़े बाजार में एक बदमाश इनकम टैक्स ऑफिसर को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। उसके बाद वो इश्तिहारी हुआ, दूसरे इश्तिहारियों के साथ मिलकर कई संगीन जुर्म किए और क्या से क्या बन गया। अब मुद्दत हुई, उसकी बीवी किसी और की बीवी बन चुकी थी। बाप और भाई उससे मिलना तो दरकिनार, उसका साया भी अपने आसपास देखना नहीं चाहते थे। अब उसका कोई घर बार नहीं था, कोई रिश्ता नाता नहीं था। गोली और फांसी का फंदा दोनों उसके ताकुब में थे, लेकिन इन हालात में भी वो जिंदगी को भरपूर जीना जानता था और वो ऐसा कर रहा था। रुस्तम ने बड़े कर्ब के साथ सोचा, ऐसा क्यों होता है? कुछ लोगों को जिंदगी भागते भागते क्यों गुजारना पड़ती है? भागते भागते खाना, भागते भागते सोना और भागते भागते कुदरत की रंगीनियों को देखना और असर से उन्हें छू कर आगे बढ़ जाना। शहर के बीच हिस्सों में बरकी रूह गायब थी। नीम तारीकी और तेज बारिश के सबब वो बाहिफाजत रेलवे स्टेशन तक पहुंच गए। बस एक जगह पुलिस नाके पर उन्हें गाड़ी की रफ्तार हल्की करना पड़ी। बरसाती पोश पुलिस एहलकार ने बेदिली से गाड़ी के अंदर झांककर उन्हें आगे बढ़ने का इशारा कर दिया। उन्होंने मुल्तान से गोजर खान तक के सेकंड क्लास टिकट लिए और गाड़ी में आ बैठे। रुस्तम पतलून कमीज और मोटी जर्सी में था। गोरा ने कलफ लगी सफ़ेद शलवार कमीज और सिंधी टोपी पहन रखी थी। सफा चट सर और तराशी हुई मूंछों के सबब गोरा कोहलिया भी तसल्ली बख्श हद तक बदल गया था। जूं जूं ट्रेन शुमाल की तरफ बढ़ती जा रही थी, बारिश में इजाफा होता गया। वो दोनों सुबह सवेरे लाहौर स्टेशन पर थे। यहाँ भी बारिश थी। लाहौर से रुस्तम की बहुत सी यादें वाबस्ता थी। इसका दिल चाहा कि तमाम मसलतों को एक तरफ रखकर यहाँ उतर जाए और इन गली कूचों में तादेर घूमता रहे। गोरा ने ताज़ा अखबार ले लिया और उसे अपने चेहरे के सामने फैलाए बैठा था। रुस्तम जानता था कि इसे अखबार पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ अपना चेहरा छुपा रहा था। रुस्तम की निगाह अखबार के पिछले सफ़े पर नजर आने वाली एक मुख्तसर खबर पर पड़ी। नौजवान लड़की की खुदकुशी की कोशिश नाकाम, लड़की थाने की दूसरी मंजिल से कूद गई थी। इस सुर्खी के नीचे मतन में दर्ज था, नौजवान लड़की ने गुजरामाला थाना की बालाई मंजिल से नीचे पुख्ता सड़क पर छलांग लगा दी। इस वाक़े में लड़की की टांग और एक बाजू टूट गया। उसे लाहौर म्यू हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया है। लेडीज पुलिस की सब इंस्पेक्टर नादरा दुरानी हवालाती लड़की से तफ्तीश कर रही थी। लड़की ने पहले हमला करके सब इंस्पेक्टर का चेहरा नोचने की कोशिश की, उसके बाद खिड़की से छलांग लगा दी। सब इंस्पेक्टर माजिद मोला का कहना है कि मसमाता जीम को मुनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है और वो लेडीज पुलिस की तहवील में थी। इस मुख्तसर खबर में माजिद मोला के नाम ने रुस्तम को चौंका दिया। इसे मालूम था कि माजिद मोला डिप्टी रियाज का खास मातहत है और उमूमन जहाँ डिप्टी रियाज तैनात होता है वहीं ये सब इंस्पेक्टर भी ट्रांसफ़र हो जाता है। ये बड़े सख्त गीर लोग थे, अपने शिकंजे में आए हुए लोगों को मौत और ज़िंदगी के दरमियान लटका देते थे। कोई यूं ही तो अपनी जान लेने की कोशिश नहीं करता। जब इंसान की ज़िंदगी मौत से बदतर होती है तो वो मौत को गले लगाता है। फिर रुस्तम को भरजाई बैनाज और उसके फूल से बेटे टीपू का ख्याल आया। नन्ना बच्चा तो जानी दुश्मन का भी बुरा नहीं लगता, वो कुदरत का अक्स होता है। बड़े डेरे के नवा में दूर मार राइफल से टीपू और उसकी माँ को ढेर कर दिया गया था। ये सफाकी की इंतहा थी और उस समय अच्छी तरह जानता था कि सफाकी के डांडे जरूर डिप्टी रियाज से मिलते होंगे। वो उन लोगों में से था जो अपने मकसद के हुसूल के लिए बेरहमी की आखिरी हदूद को छू लेते हैं। ऐन मुमकिन था कि रियाज हिटलर ने वड्डे डेरे के मकीनों को मुश्तइल करने के लिए ये कार्रवाई कराई हो। सूरत से अंदाजा होता था कि पुलिस अफसरान वड्डे डेरे के मकीनों को हर सूरत उनकी महफूज पनागाहों से निकालना चाहते हैं। खास तौर से बारूदी सुरंगों का इसार एक बहुत बड़ी रुकावट थी।
पुलिस और दीगर एजेंसियों की यकीनन ये कोशिश होगी कि डेरे के मकीन इस हिसार से आगे आए। एक तरह से लाला और उसके साथियों ने दानिशमंदी का सबूत ही दिया था कि माँ बेटे की लाशें उठाने के लिए दूसरे टीले पर नहीं गए थे। अगर वो दिन की रोशनी में आगे जाते तो यकीनन मजीद नुकसान उठाते। रुस्तम की मालूमात के मुताबिक पुलिस और उनके मुकामी मददगार के पास M642 की दूरमार गनें थी। ऐसी गनें बासानी 2-3 मील तक अपने हदफ को निशाना बना सकती हैं। अगर ऐसी गन्स को अच्छी टेलीस्कोप की मदद हासिल हो तो वो बेहतरीन टारगेट किलिंग करती हैं। वो लोग दोपहर 4 बजे गोजर खां पहुंच गए। एक छोटे से वक्फे के बाद बारिश फिर शुरू हो गई। मारगला और मरी की पहाड़ियों की तरफ से स्याह बादल उमड़ उमड़ कर आ रहे थे। दोपहर के 4 बजे गहरी शाम का माहौल नजर आने लगा। उन्होंने स्टेशन के बाहर एक होटल से थोड़ी सी पेट पूजा की और फिर बजरिया टैक्सी कार जगवाल गांव की तरफ रवाना हो गए। ये टूटी फूटी नीम पुख्ता सड़क का दुश्वार गुजार सफर था। बारिश और कीचड़ के सबब मजीद दुश्वार हो गया। वो जुनूब मगरब की तरफ जा रहे थे। जगवाल को जाने वाली सड़क उनकी दाएं हाथ पर थी और लम्हा बलम्हा उनसे दूर होती जा रही थी। गोरा अभी तक सुरूर और खुमार की कैफियत में था। वो गुनूदगी की हालत में अपनी टिंड पर हाथ फेरता और बार बार गुनगुनाता था, लक पतला मुठियार दा खोल लक पतला। गोजर खान से करीब 15 किलोमीटर आगे आने के बाद वो एक छोटे से देहाती बाजार में से गुजरे थे जब अचानक रुस्तम चौंक गया। उसकी निगाह एक टी स्टॉल पर पड़ी। बल्ब की रोशनी में उसको लकड़ी की बेंच पर एक ऐसा शख्स बैठा नजर आया जिसे वो जानता था। वो चौहान था, वही चौहान जिसका ताल्लुक संगवाल बरादरी से था और जिसके बारे में निज़ाम ने बताया कि वो वादी सून जाने और पुलिस से मुज़ाहमत करने के लिए बेहद बेताब है। निज़ाम के मुताबिक चौहान ने 15-20 के लगभग ऐसे बंदे भी तैयार कर लिए थे जो पुलिस का घेरा तोड़ने के लिए सर धड़ की बाजी लगाने को तैयार थे। रुस्तम जानता था चौहान एक दलेर और जांबाज शख्स है। दरहकीकत चौहान के बारे में इतला मिलने के बाद रुस्तम ने अपने अंदर एक नई रूह महसूस की थी। इसे लगा था कि इसके जिस्म और दिमाग में इजाफी तवानाई आ गई है। चौहान को इस टी स्टॉल पर बैठे देखकर रुस्तम के लिए मुमकिन नहीं हुआ कि वो आगे बढ़ सके। उसने पिंडीवाल ड्राइवर को गाड़ी रोकने का हुक्म दे दिया। क्या हुआ साहब, यहाँ क्या कर सो? ड्राइवर ने पूछा। यार जरा तुम्हारी गाड़ी को दम आ जासी, तुम भी थोड़ी सी चाय पीकर ताज़ा दम हो जाओ, रुस्तम ने उसी की लहजे में जवाब दिया। ड्राइवर ने गाड़ी बैक करके टी स्टॉल के सामने खड़ी कर दी। यहाँ पान, सिगरेट, करियाना और फल की कुछ दुकानें भी मौजूद थी। मुसलसल बारिश और थकावट के सबब एक फल फरोश अपनी ठंडी ठार दुकान में बैठा ऊँग रहा था। चौहान ने अपना रुख थोड़ा सा फेर लिया था। रुस्तम को उसकी सूरत वादे दिखाई नहीं दे रही थी। पता नहीं कि ये चौहान था भी या नहीं। रुस्तम ने इर्द गिर्द का जायजा लिया और गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। ड्राइवर को पूरी उम्मीद थी कि अपनी इन सवारियों से उसे किराए के अलावा भारी टिप भी मिल जाएगी। उसने बाहर निकलकर जल्दी से अपनी चौड़ी छतरी खोली और रुस्तम पर साया कर दिया। गोरा गाड़ी के अंदर ही बैठा ऊँगता रहा। रुस्तम और ड्राइवर टी स्टॉल पर पहुंचे। बेंच पर बैठे हुए शख्स के ऐन सामने पहुंचकर रुस्तम ने गौर से उसका चेहरा देखा। उस शख्स ने भी रुस्तम को देखा। उस शख्स के चेहरे पर शनासाई का कोई तासर नहीं उभरा। दफातन रुस्तम को अंदाजा हुआ कि वो चौहान नहीं, लेकिन उसकी शक्ल, छोटी दाढ़ी और कदो कामत चौहान से काफी हद तक मिलती जुलती थी। रुस्तम अस्सलामु अलैकुम कहता उसके पास ही बेंच पर बैठ गया और अपनी कोनियां लकड़ी की खुरदरी मेज पर ठिका दी। टैक्सी ड्राइवर को अपनी दोनों सवारियों की हैसियत और मर्तबे का अंदाजा हो चुका था। उसने बड़ी तनफन से टी स्टॉल वाले देहाती को हुक्म दिया, बर्तन अच्छी तरह धो लेना और दूध ज्यादा डालना। रुस्तम ने उस नौजवान को मुखातिब करते हुए कहा, भाई साहब तुम्हारी शक्ल कुछ जानी पहचानी लगती है। नौजवान ने कंधों पर चादर दुरुस्त करके शहादत की उंगली से अपनी घनी मूंछों को छुआ और बोला, बस जी सूरतों से सूरतें मिलती हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? लाहौर से। यहाँ जगवाल गांव में अपना एक मिलने वाला है। उसने बताया था कि छोटी नहर के पास कुछ जरी जमीनें बड़ी मुनासिब कीमत पर मिल रही है, वो देखने आए हैं। और तुम कहाँ के रहने वाले हो? बोरे वाला का, नौजवान ने मुख्तसर जवाब दिया। उसकी आवाज़ भारी और मुतासर कुन थी। जगवाल में निज़ाम नाम के बंदे को जानते हो? नहीं जी, दरअसल मैं शारजा में था, वहाँ वर्कशॉप है मेरी। 2-3 हफ्ते पहले यहाँ आया हूँ। चौहान नाम के किसी बंदे को जानते हो? वो चौंका, फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आहो जी, वो मेरा बड़ा भाई है। हम दोनों की शक्ल कुछ मिलती है। आमतौर पर लोगों को धोखा हो जाता है। आप उसे कैसे जानते हैं? बस पुरानी मुलाकात है, रुस्तम ने मुबम जवाब दिया। वो कल कराची गया है एक शादी में। 1-2 और काम भी हैं, हफ्ते से पहले वापस नहीं आएगा। रुस्तम बुरी तरह चौंका। उसने पूछा, क्या वाकई वो कराची गया है? आहो जी, मैं खुद उसे गड्डी चढ़ा कर आया हूँ। अभी थोड़ी देर पहले फोन पर भी उससे बात हुई है। वो खैरियत से पहुंच गया है। रुस्तम ने चेहरे के तासरात पर कंट्रोल रखा, मगर इसके अंदर खलचल शदीद मच गई। इसने चौहान के भाई को कुरीदा और अगले 3-4 मिनट में तस्दीक हो गई कि वो वाकई कराची पहुंचा हुआ है। ये मामला कुछ गड़बड़ लग रहा था। निज़ाम कह रहा था कि चौहान यहाँ जगवाल में है।
और अपने साथियों समेत सून जाने के लिए बेकरार है। पता नहीं क्यों इस सारे मामले में रुस्तम को कुछ कुजी महसूस होने लगी। ऐसी सूरत में उसकी हिस्सियात बहुत तेज हो जाती थी। वो मामून नामी उस शख्स से रुखसत होकर टैक्सी में आ बैठा। वो अब जागवाल से ज्यादा दूर नहीं थे। रिमझिम बरसती बारिश में टैक्सी फिर रवाना हो गई। 10-15 मिनट बाद टीलों के दामन में जगवाल की टिमटिमाती रोशनियां नजर आने लगी। निजाम जगवाल में डीजल इंजनों को ठीक करने की वर्कशॉप चलाता था। उसी वर्कशॉप के गोदाम में एक छोटा सा तह खाना था जहां जर्मन मेड ताकतवर वायरलेस सेट मौजूद था, जिसके जरिए निजाम बड़े डेरे के मकीनों को आबाद दुनिया की खबरें फराहम करता था। पिछले करीबन 5 साल से निजाम नहायत कामयाबी और जां फिशानी से पैगाम रसानी का अहम तरीन फरीजा अंजाम दे रहा था। मुल्तान में फोन पर जो प्रोग्राम तय हुआ था उसके मुताबिक रुस्तम और गोरा को जगवाल पहुंचकर सीधा निजाम की वर्कशॉप पहुंचना था। ये वर्कशॉप गांव से कुछ फासले पर एक पुराने मंदिर के करीब वाक़ थी। न जाने क्यों रुस्तम के ज़हन में आया कि वो वर्कशॉप जाने की बजाय निजाम के घर पहुंचे और इस सिलसिले में पूरी राजदारी बरते। उन्होंने कीचड़ और गारे में लुधड़ी हुई FX सुजुकी टैक्सी गांव से 1 किलोमीटर पहले ही फारिग कर दी और पैदल गांव की तरफ रवाना हुए। ड्राइवर ने अपनी छतरी रुस्तम और गोरा के हवाले कर दी थी, क्योंकि जितनी उसे टिप मिली थी उसमें वो ऐसी 20-30 छतरियां खरीद सकता था। निजाम की रिहाइशगाह का रुस्तम को इल्म था। कुछ ही देर बाद वो गांव के एक मुजाफाती घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। निजाम की 30-35 साला बीवी एक दाबू औरत थी। हम वक्त निजाम से डरी रहती थी। हालांकि निजाम आम हालात में सख्त गिर शख्स नहीं था। उसका नाम वाहिदा था। वाहिदा ने रुस्तम के छोटे छोटे बालों और पतलून कमीज की वजह से उसे बमुश्किल पहचाना। गोरा को वो सिरे से पहचानती ही ना थी। वाहिदा और निजाम की कुल कायनात एक बेटा बेटी थे। बेटा पिंडी में कार टेप रिपेयरिंग का काम करता था। बेटी गैर शादीशुदा थी, उनके पास ही रहती थी। फिल वक्त वो नजर नहीं आ रही थी। रुस्तम ने वाहिदा से पूछा, आपा जी बेटी की तरह है? वो 2 महीने पहले लाहौर चली गई है। उसे नर्सों का कोर्स करने का बड़ा शौक है। बहुत मना किया लेकिन नहीं मानी। अब वहां हॉस्टल की दाल रोटी खाती है। भाई निजाम की तरह वो अभी तक वर्कशॉप ही में है। कहते हैं कि कर्नल साहब के पंप का इंजन ठीक करना है, जरूरी काम है, कल पर नहीं डाल सकता। वापसी में देर हो जाएगी, पर अगर तुम कहते हो तो ग्वांडियों के मुंडे के हाथ उनको घर आने का पैगाम भेज देती हूँ। नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है। आराम से तुम्हारे हाथ की भुनी हुई मुर्गी खाते हैं और जब भाई निजाम आएगा तो उसे सरदारों के लतीफे सुनेंगे। रुस्तम ने रंगीन पायों वाली चारपाई पर बैठते हुए कहा। वाहिदा ने ठंडी सांस लेकर कहा, लतीफे शतीफे तो उनको भूल ही गए हैं। पता नहीं आजकल क्या हो गया उनको, चुप चुपीते रहते हैं। गुस्सा भी बहुत आता है। पहले तो मैं समझती थी कि शायद जमीला बेटी के लाहौर जाने की उदासी है, लेकिन ये बात भी नहीं थी। होती हैं कई परेशानियां बाहर की, गोरा ने लुकमा दिया। वाहिदा बहुत सियानी, संजीदा और मामला फहम औरत थी। उसे इर्द गिर्द के हालात की भी काफ़ी खबर रहती थी, लेकिन आफरीन था उसकी तबे पर कि औरतों के मिजाज के बिल्कुल बरक्स। पिछले 5-6 सालों में वो निजामी की तरह लाला फरीद के हर राज की अमीन रही थी। उसे अपनी मेहंदी लगे बालों पर दुपट्टा दुरुस्त करते हुए कहा, सुना है कि सून में काम खराब होता जा रहा है। वहां बहुत ज्यादा पुलिस आ गई है और उन्होंने डेरे को घेरे में ले लिया है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, रुस्तम ने कहा। हो सकता है कि उसी की वजह से ज्यादा परेशान रहते हूँ। वाहिदा ने एक बार फिर कहा कि अगर वो चाहते हैं तो पड़ोसियों के लड़के को भेजकर निजाम को वर्कशॉप से बुलवा लेती हूँ। रुस्तम ने फिर मना कर दिया। वो समझ गया कि कर्नल साहब के काम का तो बस बहाना है। निजाम वहां उन दोनों का इंतजार कर रहा है। अब रुस्तम चाहता था कि वो खुद ही वापस घर आ जाए तो अच्छा है। उसे वर्कशॉप तक अपनी आमद का पैगाम पहुंचाने में खतरा महसूस हो रहा था। इसकी छठी इस गवाही दे रही थी कि यहाँ कोई गड़बड़ है। इन दोनों ने चूल्हे के करीब बैठकर ओपलों की आग से अपने गीले कपड़े सुखाए। मकई की रोटी पुदीने की चटनी और आलू मटर के साथ खाई। आलू मटर आजकल रुस्तम को बहुत अच्छे लग रहे थे। शायद लाशऊरी तौर पर इनके साथ कोई याद वाबस्ता हो गई थी। दोनों ने मलाई वाला दूध पिया और वाहिदा के पास बैठकर बातें करते रहे। लालटेन की रोशनी ख्वाबनाक थी। बरामदे की छत टीन की थी और उस पर पड़ने वाली बारिश के तरेड़े आवाज पैदा कर रहे थे। वाहिदा ने गमज़दा लहजे में कहा, लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने बहुत जल्द डेरे पर बड़ा हमला करना है। वहां बहुत ज्यादा असला जमा किया गया है और दिन में कई बार हेलीकॉप्टर उड़ने की आवाज भी आती है। सिर्फ पुलिस की बात होती तो भी कुछ न कुछ हो सकता था, लेकिन पता चला है कि अजराल बरादरी के लोग भी पूरी तरह पुलिस की मदद कर रहे हैं और सारे खुफिया रास्ते पुलिस अफसरों को बता रहे हैं। ऐसी बात तो हम भी सुन रहे हैं। रुस्तम ने वाजिदा को कुरीदने की कोशिश की। अजराल बरादरी के लोगों की संगवालियों से पुरानी दुश्मनी है। संगवालियों के बहुत से लोग भी पुलिस के घेरे में आए हुए हैं। क्या संगवाली भी चुप बैठे हुए हैं? गुस्सा तो उनको भी बहुत होगा, पर कोई क्या करे। हाकिमों का मुकाबला कौन कर सकता है? बस अंदर ही अंदर कुड़ रहे हैं।
मुझे पता चला था कि संगवाल बरादरी के कुछ लोगों ने भाई निजाम से कहा है कि वो अपने रिश्तेदारों को पुलिस के घेरे से निकालने के लिए सर धड़ की बाजी लगाने को तैयार है। ये तो कोई 1 महीना पहले की बात है। बातें तो हुई थी, लेकिन जब उन पर अमल करने का वक्त आया तो कोई भी सामने नहीं आया। बस एक चौहान था और उसका एक दोस्त था। वो दोनों शोर मचाते रहे, फिर वो भी चुप होकर बैठ गए। अब तो मैंने सुना है कि चौहान भी लाहौर कराची चला गया है। रुस्तम की हैरानी मजीद बढ़ गई। अब तस्दीक हो गई थी कि निजाम ने उसे गलत खबरें दी थी और ऐसा पिछले 5-6 बरसों में पहली बार हुआ था। वाहिदा मैदे और गूंद का हलवा पकाते हुए अपनी रूम में बोलती चली जा रही थी। रुस्तम, तुम्हें यहाँ देखकर मेरा गम थोड़ा सा हल्का हुआ है। जमीला का अब्बा तो मुझे कुछ बताता ही नहीं। मेरा ख्याल था कि तुम भी लाले और हंसने के साथ उधर डेरे पर ही फंसे हुए हो। मैं तो मशवरा देती हूँ कि अब छेती छेती इस इलाके से निकल जाओ। यहाँ कोई जगह भी पुलिस और उनके मुखबरों से बची हुई नहीं है। अजराल बरादरी में बड़े बड़े अच्छे लोग भी हैं, पर इस वक्त मुखबरी का काम भी ज्यादातर अजराली ही कर रहे हैं। रुस्तम जेरे लब मुस्कुराया। ये हमदर्द औरत उसे यहाँ से दूर निकल जाने का मशवरा दे रही थी। वो ये नहीं जानती थी कि वो बहुत दूर से खुद इस इलाके में पहुंचा है और अभी मजीद जाना चाहता है। उस कत्लगाह में जहाँ कुछ बेबस लोग हालात के शिकंजे में हैं और अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। वो तीनों चूल्हे के पास बैठे रहे। टीलों के दामन में ये कस्बा नुमा बस्ती बड़ी खामोशी से बारिश में भीगती रही। बस कभी कभार कोई चौपाया या इंसान कीचड़ ज़दा गली में पाँव से चप चप की आवाज़ पैदा करते हुए गुजर जाता था। वो बातें करने के साथ साथ निज़ाम की वापसी का इंतज़ार भी करते रहे। साथ वाले घर में टीवी बुलंद आवाज़ में चल रहा था। शायद बच्चों का कोई प्रोग्राम नशर हो रहा था। पहले एक बच्ची ने पोटवारी गीत दिलकश आवाज़ में सुनाया। फिर एक बच्चा आया। कंपेयर ने नाम पूछा। रेहान, बच्चे ने जवाब दिया। क्या सुनाओगे बेटे? कंपेयर ने मोहब्बत से पूछा। नज़म, उन्वान है मेरी अम्मी। फिर बच्चे ने नज़म सुनानी शुरू की। वो सादा और मामूली नज़म के अल्फाज थे, लेकिन उनमें मौजूद मोहब्बत की लहर ने उन्हें मामूली नहीं रहने दिया था। अम्मी मेरी फूल के जैसी, साफ हवा और शहद के जैसी, बातें उनकी मीठी मीठी, आंखें चमकती तारों जैसी, अच्छी बातें सिखलाती हैं, अच्छा खेल खिलाती हैं। अल्लाह उनको जीता रखे, उनका हमेशा ही प्यार मिले। नज़म सुनते हुए न जाने क्यों रुस्तम के दिल में टेस उठी। इसे फिर टीपू याद आ गया। वो भी तो इतनी उम्र का था, ऐसे ही अपनी माँ से प्यार करता था और जिसे प्यार किया जाता है उसे सताया भी जाता है। वो माँ को सताने के लिए भागा था और भागता चला गया था। माँ बेटा आगे पीछे भागते भागते उजल हो गए थे। कायनात की हद से आगे निकल गए थे, लेकिन उन्हें मारने के लिए जिस उंगली ने लबलबी दबाई थी वो रुस्तम के लिए नाकाबिले माफ़ी थी, और यकीनन हर ज़ी एहसास शख्स के लिए भी नाकाबिले माफ़ी थी। लबलबी दबाने वाली यही बेईस उंगली है जिसने पूरे कुर्रे अर्ज़ को जहन्नुम राज बना रखा है। ये उंगली माओ से उनके लखते जिगर छीनती है, बहनों से भाई और भाइयों से बहनें, और पता नहीं क्या कुछ। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक की आवाज़ सुनकर वाहिदा फौरन बोली,